नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के वीकली वाणी के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, इवेंट्स और ट्रिगर्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस हफ्ते आईटीसी का 110th एनुअल जनरल मीटिंग थी। यहाँ पे एक खास बात जो देखने को मिली और जिसकी चर्चा हम अपने चैनल पे काफ़ी बार भी कर चुके हैं, यहाँ पे उनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जिसका ध्यान मैं आपकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। तो दोस्तों, एफएमसीजी बिजनेस को लेके उन्होंने कहा है कि आईटीसी जो है वो एस्पायर कर रहा है या उसकी एक एस्पिरेशन है कि वो इंडिया की नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी बन जाए। तो दोस्तों, हम काफ़ी सालों से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, आईटीसी के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे हमें यही दिखाई दे रहा है कि आईटीसी जो है वो एफएमसीजी कंपनी बनने की तरफ अग्रसर है। तो ऐसा ही यहाँ पे स्पीच के अंदर कहा गया है। तो अगर आप आईटीसी के प्लान्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आईटीसी के बारे में मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे निवेशक जो हैं वो आईटीसी के अंदर उन्होंने निवेश किया हुआ है और ये रिटेल निवेशकों का एक सबसे पॉपुलर स्टॉक है। तो अगर आप कंपनी के बारे में पढ़ना चाहें तो आप ये स्पीच पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कंपनी के जितने भी बिजनेस हैं उन सब के बारे में चर्चा की गई है। इनफैक्ट यहाँ पे कंपनी की एक इन्फोटेक सब्सिडरी भी है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो इसका लिंक जो है नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे रिटेल निवेशकों के लिए खुशखबरी है कि आप इंडिया में ही अब बाय कर सकते हैं यूएस के स्टॉक्स जैसे कि फेसबुक, एप्पल और गूगल, और वो भी अपने एनएससी के ऊपर। तो यहाँ पे एनएससी आईएफएससी जो है ये अलाउ करेगा इंडियन रिटेल निवेशकों को यूएस स्टॉक्स के अंदर निवेश करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे जो लिमिट होगी वो जो एलआरएस की लिमिट होती है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उस लिमिट के हिसाब से $2.5 लाख प्रति फाइनेंशियल ईयर आप निवेश कर सकते हैं। एक और खास बात, ये जो स्टॉक्स हैं इनको आप फ्रैक्शन में भी खरीद पाएंगे। कुछ स्टॉक्स जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक है या अल्फ़ाबेट का स्टॉक है, इंडियन रुपीज़ में इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है, उनको आप फ्रैक्शन में भी खरीद पाएंगे। ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स में बताया गया है, लेकिन जो फाइनल फ्रेमवर्क आएगा उसी के अंदर सभी बातें क्लियर हो पाएंगी। तो अब दोस्तों चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण बयान आ रहा है हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अभी जो है लिक्विडिटी को पुल बैक करने का कोई भी प्लान नहीं है गवर्नमेंट का। तो दोस्तों, लिक्विडिटी के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। तो स्टॉक मार्केट की जहाँ तक बात की जाए तो ये जो लिक्विडिटी है, कुछ पैसा जो है स्टॉक मार्केट में भी आता है, तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट जो है एक अच्छे ह्यूमर में ही रहेगा। इसके अंदर कुछ ऐसी मेजर करेक्शन आने की संभावना नहीं बनती जब तक ये लिक्विडिटी बनी रहेगी सिस्टम के अंदर। और यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं कि किस तरीके से जो ये लिक्विडिटी है ये सिस्टम में बनी रहेगी और किस तरीके से इसको सपोर्ट किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी को पुल बैक करने का इस समय गवर्नमेंट का कोई भी प्लान नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे हम इस कंपनी के बारे में काफ़ी बार चर्चा भी कर चुके हैं और ये कंपनी मेरे रडार पे भी है। बेसिकली ये रिलायंस की एक न्यू सब्सिडरी है, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर। तो इसके अंदर जो है निवेश किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, इसके बारे में मैंने ट्विटर पे भी अपडेट किया था। तो बेसिकली दोस्तों, ये जो कंपनी है अब एनर्जी स्टोरेज के बिजनेस में आ रही है। तो यहाँ पे स्टेक बाय किया गया है कि यूएस कंपनी के अंदर। बेसिकली ये जो स्टेक बाय किया है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो नई सब्सिडरी है उसके द्वारा किया गया है। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी दर्शक एक और सवाल मुझसे पूछते हैं कि अगर मान लीजिए हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर खरीदते हैं तो बाद में अगर मान लीजिए जियो अगर लिस्ट हो जाती है या रिलायंस रिटेल लिस्ट हो जाती है या रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिस्ट हो जाती है,
तो क्या हमें इन कंपनीज के शेयर मिलेंगे? दोस्तों इसका जवाब मैं आपको एक आने वाले वीडियो में दूंगा। इसका जवाब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यस नहीं है, इसके अंदर कई इफ्स एंड बट्स हैं, तो उनकी चर्चा मैं एक आने वाले वीडियो में करूंगा। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण न्यूज है और ये कंपनी जो है वो मेरे रडार पे है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो जिसको कह लीजिए क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी इन्हीं का है, ग्रीन एनर्जी का है। तो इसलिए ये जो आर्म है ये चौथी सब्सिडरी है रिलायंस की, जिसकी चर्चा हमने पहले वाले एक वीकली वाणी के एपिसोड में भी की थी। दोस्तों अब चलते हैं अगली न्यूज के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों एक बीएसई की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स को लेके। आपने देखा होगा कि एक टाइप का मिनी क्रैश हुआ था स्मॉल और मिड कैप में, जहाँ पे बीएसई ने स्मॉल और मिड कैप के स्टॉक्स के ऊपर उनकी जो रेंज है वो डिसाइड की थी या डिफाइन की थी। लेकिन यहाँ पे अब ये क्लैरिफिकेशन आ रही है कि ये जो फ्रेमवर्क है, एड ऑन प्राइस बैंड का जो फ्रेमवर्क है, ये बेसिकली कुछ चुनिंदा कंपनीज के लिए है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी बताई गई है किन के लिए एप्लीकेबल है। तो ये केवल उन्हीं कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से कम है और जो सिक्योरिटीज इन पर्टिकुलर ग्रुप्स का पार्ट हैं। तो ये ग्रुप्स क्या होते हैं इसकी चर्चा हम अपने एक वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्रुप का क्या मतलब है, एक्स का क्या मतलब है, एक्सटी का क्या मतलब है, इन सब की चर्चा हमने पहले की हुई है। अब चलते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे एक अच्छी खबर तो नहीं है अगर आप फ्यूचर ग्रुप के अंदर आपने निवेश किया हुआ है या उनकी कंपनीज में निवेश किया हुआ है। इसके बारे में मुझे सवाल भी मिलता रहता है कि क्या ये सही समय है। तो मैं आपको कोई सजेशन, सलाह या राय तो नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे ये जो न्यूज़ है ये बता रही है कि फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनीज हैं वो केवल कुछ महीने दूर हैं बैंकरप्सी से। तो यहाँ पे रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की एक डील हुई थी, तो वहां पे अमेजॉन ने जो सिंगापुर का एक कोर्ट है वहां से एक स्टे ऑर्डर लिया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रूलिंग को अपहेल्ड किया, जिसकी चर्चा हम पहले वाले वीकली वाणी के एपिसोड में भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब जो है फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज, इस न्यूज रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि ये आने वाले कुछ महीनों के अंदर बैंकरप्सी की घोषणा कर सकते हैं या इंसॉल्वेंसी के अंदर जा सकते हैं। तो अगर आपने निवेश किया हुआ है तो आपके लिए ये न्यूज़ जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अगली खबर जो है वोडाफोन आइडिया की तरफ से है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने जो रिव्यू पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ उन्होंने कहा है कि ये जो कंपनी है ये सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो इसके अंदर इसके कारण भी बताए गए हैं। तो अगर आप वोडाफोन आइडिया के अंदर अभी रिसेंटली रिटेल निवेशकों का काफ़ी इंटरेस्ट देखा गया, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो आपके लिए ये न्यूज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली न्यूज़ भी दोस्तों वोडाफोन आइडिया से ही संबंधित है। तो यहाँ पे इंडियन बैंक्स जिनका एक्सपोजर है वोडाफोन आइडिया के अंदर, और ये एक्सपोजर कम नहीं है, ये अच्छा खासा एक्सपोजर है। तो इन बैंक्स ने अपना एक प्लान बनाया हुआ है, या जिसको कह लीजिए कि उन्होंने ऐसा कहा है, ऐसा सजेशन दिया है डीओटी को कि वो उनका जो लोन है जो कि इस समय चुकता नहीं कर पा रही कंपनी, उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 1.8 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है बैंक्स को, अगर मान लीजिए वोडाफोन आइडिया जो है अगर बैंकरप्ट हो जाए या सरवाइव ना कर पाए। तो बेसिकली बैंक्स ने सजेशन दिया है कि इस अमाउंट को इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये केवल एक सजेशन है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो जाएगा। दोस्तों रिसेंटली हमने देखा कि गोल्ड के अंदर एक मिनी क्रैश टाइप हमें देखने को मिला, जिसकी चर्चा हमने पिछले हफ्ते भी की थी। तो यहाँ पे बेसिकली गोल्ड में हो क्या रहा है, ये आर्टिकल एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसके अंदर सभी बातों को क्लियर किया गया है और किस वजह से ये क्रैश या मिनी क्रैश देखने को मिला, इसके बाद क्या हो सकता है। तो ये सब जो है कुछ संभावनाएं होती हैं और यहाँ पे इन सभी बातों की चर्चा की गई है। अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो आप ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा, इसके अंदर आपको पूरी जानकारी दी गई है कि गोल्ड में ये मिनी क्रैश क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, आप इसको जाके ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों अगली न्यूज़ आ रही है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 3 महीने के लो पे चली गई है। तो ये एक अच्छी खबर है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। लेकिन इसका एक प्रमुख कारण है दोस्तों कि जो आपका क्रूड ऑयल का प्राइस है
वो 10% कम हो गया, गिर गया है वो। तो यहाँ पे ये अपनी एक पीक के ऊपर चला गया था $77 प्रति बैरल, लेकिन इस समय ये $70 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है। तो लगभग यहाँ पे 10% की गिरावट हमें देखने को मिली। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि इंडिया में जो क्रूड ऑयल का प्राइस है या पेट्रोल, या लेमन टर्म में समझा जाए पेट्रोल डीजल, इनका प्राइस जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से लिंक्ड है तो बेसिकली कम होना चाहिए प्राइस। तो दोस्तों यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने क्लैरिफिकेशन भी जारी की थी, वो मैंने यहाँ पे अभी इंक्लूड नहीं की वीकली वाणी में। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि एक फॉर्मूला के ऊपर आधारित होता है जो ये पेट्रोल का प्राइस होता है, और उस फॉर्मूला के हिसाब से जो प्राइस है वो फिक्स किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं हो रही, उसका मैं आपको प्रमुख कारण बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, या उसके अंदर एक करेक्शन देखने को मिली, जिस वजह से इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइस अभी इंक्रीज नहीं हो रहे। और इनके प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहे, इस वजह से जो है इन्फ्लेशन जो है वो एक कंट्रोल के अंदर इस समय हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों अगली जो दो न्यूज़ हैं ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे चाइना ने अपना जो वर्ल्ड का 3rd बिजिएस्ट पोर्ट है उसको बंद कर दिया है, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोविड के केसेस चाइना में बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये खतरनाक है, और आप भी यहाँ पे ध्यान रखिए। दूसरी जो न्यूज़ है दोस्तों वो यूएस की तरफ से आ रही है, यहाँ भी अच्छी खबर नहीं है। यूएस के अंदर जो आपके वीकली लेवल होता है, जो नंबर ऑफ कोविड केसेस का वीकली लेवल है, ये हाईएस्ट है फेब के बाद। मतलब फेब के बाद ये जो अब लेवल देखने को मिल रहा है ये हाईएस्ट है। इसका मतलब यहाँ पे यूएस के अंदर भी कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए। तीसरी लहर के बारे में काफ़ी एक्सपर्ट्स हमें जो है चेतावनी दे रहे हैं, हमें आगाह कर रहे हैं, तो हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। यूएस और चाइना में केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और ये जो कोविड की जो भी लहर आई, पहली या दूसरी, इसका इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है। और हम जो है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका ध्यान रखें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करके रखें, मास्क हमेशा पहन के रखें, अपने हाथों को रेगुलरली धोते रहें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि हमें ऐसी सिचुएशन इंडिया में ना देखने को मिले। मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही जिसको कह लीजिए गुजारिश है कि हमें तीसरी वेव देखने को ना मिले। मैं यही चाहता हूँ ताकि हम जो है अपने काम धंधों में, जो हमारे बिजनेसेस हैं या जॉब है, वहाँ पे सब नॉर्मलसी जो है बहुत जल्द रिटर्न हो जाए। तो दोस्तों जहाँ तक मार्केट की बात है, वो आपने देखा कि इस हफ्ते मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो दोस्तों जो ऑप्शन चेन इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट का क्या व्यू था वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अब अगले हफ्ते की बात की जाए तो यहाँ पे केवल एक ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है, जब WPI इन्फ्लेशन का डेटा यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। CPI इन्फ्लेशन नीचे आई है, ये डेटा जो है कल डिक्लेयर किया जाएगा, तो यहाँ संभावना है कि इसके भी कम होने की संभावना है। पिछला जो नंबर था वो 12.07% था, फोरकास्ट जो है वो 11.3% है। एक और चीज़ का ध्यान रखिए, इस हफ्ते जो है थर्सडे को छुट्टी है, मार्केट बंद रहेगी, तो वीकली एक्सपायरी जो है वो वेडनेसडे को होगी, क्योंकि अगर थर्सडे को ऑफ होता है तो वीकली एक्सपायरी उससे एक दिन पहले होती है। तो यहाँ पे प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हाई रहने की संभावना है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एक्सपायरी जो है वो वेडनेसडे को होगी। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का वीकली वाणी। मुझे उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था।
यहाँ पे मैंने जिन भी स्टॉक्स की चर्चा की है वो केवल एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से की गई है। मेरी आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं या किसी भी तरह का कोई निवेश करें या किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों, आज का वीकली वाणी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।